हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो हम देख रहे थे यूपी पुलिस एक्ट। तो इसमें हम सेक्शन 37 तक कवर कर चुके थे। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 42, क्योंकि 38 से 41 तक तो रिपीट हैं। तो सेक्शन 42 जो बात करता है लिमिटेशन पीरियड की, तो कार्रवाइयों के लिए परिसीमा और अभितुष्टि बताएगी सेक्शन 42 पे। तो परिवादित कार्य किए जाने के पश्चात अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई या अभियोजन कृत्य किए जाने की तिथि से कितने विद इन 3 मंथ, कितने 3 माह के अंदर पूरा किया जाएगा, अन्यथा नहीं। या तो 3 महीने के अंदर आप वादे कार्रवाई ले संसिद्ध कर दें, वरना उसके बाद आप नहीं ला सकेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, यदि आप जिला अधीक्षक या सहायक को कम से कम 1 महीने पूर्व यदि आपने इसकी सूचना दे दी गई है, ठीक है, लिखित सूचना प्रतिवादी द्वारा, यदि जिला अधीक्षक या सहायक अधीक्षक को कम से कम 1 माह की यदि पूर्व सूचना दे दी जाती है, तो आप 3 माह का लिमिटेशन आप पर अप्लाई नहीं होगा। और प्रतिवादी द्वारा वाद या कार्रवाई में अभितुष्टि की निविदा किया जा सकता है, परंतु उस दशा में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी जहां ऐसे अधिकारियों का उसी कार्य के लिए आपराधिक अभियोजन किया जा चुका है। मतलब ये, यदि प्रतिवादी द्वारा किसी वादे कार्रवाई में अभितुष्टि निविदा की जा सकती है, परंतु उस दशा में नहीं होगी जहां ऐसे अधिकारियों का उसी कार्य के लिए आपराधिक अभियोजन पहले किया जा चुका है। मतलब वो आवेदन नहीं कर सकेंगे अभितुष्टि के लिए। और इस धारा के दिन अभितुष्टि का सिद्धांत यह है कि ऐसे वाद चलाए जाने के से पूर्व यदि प्रतिवादी द्वारा या निमित्त पर्याप्त अभितुष्टि की निविदा की गई है, या ऐसे वाद चलाए जाने के पश्चात धन की पर्याप्त राशि न्यायालय में संदत कर दी गई है, तो कोई परिवादी ऐसे किसी वाद में प्रतियुद्ध राशि नहीं पाएगा। और चाहे ऐसे किसी वाद में परिवादी के पक्ष में आज्ञप्ति ली गई हो, तो भी जब तक कि वह न्यायाधीश जिसके समक्ष विचारण हुआ है प्रमाणित न कर देगी कार्रवाई को मेरा अनुमोदन प्राप्त है, ऐसे परिवादी को प्रतिवादी के विरुद्ध कोई खर्च नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और वारंट के अधीन कार्य का अभियोजन सेक्शन 43 बताया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी को संरक्षण प्रदान करते हुए धारा 43 में यह उपबंधित किया गया है कि जब किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही या अभियोजन उसकी हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए चलाया जाए या कोई कार्रवाई की जाए, तब वह अपना बचाव कर सकेगा। और किसी यह कि उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जाने की वारंट के प्राधिकार के दिन किया था, जिससे वह कार्य का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित वारंट पेश करके सिद्ध कर सकेगा और अपने पक्ष में आज्ञप्ति प्राप्त करने का हकदार होगा, भले ही मजिस्ट्रेट के अधिकारिता में कोई त्रुटि हुई हो। ठीक है। मतलब ये एक तरह से डिफेंस है, ठीक है, जो प्रतिवादी द्वारा लिया जाता है। और इस धारा के दिन वारंट के असली होने या उस पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर की शुद्धता को प्रश्नगत किया जा सकता है, और पक्षकार को ऐसा वारंट निकालने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध जो कोई उपचार प्राप्त है वह इस धारा के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 44, जो बात करता है पुलिस डायरी की। तो प्रत्येक पुलिस थाने के भारसदक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार द्वारा नियत प्रारूप में एक साधारण डायरी, जिसे हम जीडी बोलते हैं, रखे। तो पुलिस डायरी, जिसे हम जनरल डायरी कहते हैं, इसमें जो पुलिस अधिकारी है वो अपने दिन प्रतिदिन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं कि कितने क्राइम हुए, कितनी रिपोर्ट लिखाई गई, कौन आया कौन गया, कहाँ जाकर मतलब इन्वेस्टिगेशन किया, सब चीज़ मतलब एक जनरल डायरी में लिखता है। डे टू डे की एक्टिविटीज़, मतलब इससे ये जाहिर होता है कि पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति कितने एक्टिव हैं। ठीक है। तो जनरल डायरी मतलब रोज़ नामचा जो होता है वो ये है कि हर एक जो एक्टिविटीज़ है उसको इसमें प्रविष्ट किया जाता है। अगर हम पैरा की बात करें तो सेक्शन 44 के साथ हमें पैरा 295 देखना होगा। ठीक है। 295 जो पैरा है वो इसके साथ कोरिलेट करता है, जो जनरल डायरी की बात बताता है। ठीक है। और एक तरह से ये एंट्रीज होती हैं, मतलब पुलिस अधिकारी जनरल डायरी में एंट्रीज करता है, कितने ऑफेंस हुए, कितने लोग अरेस्ट किए गए, कितनों को छोड़ा गया, हर एक चीज़ उसमें एंट्री होती है। और एक होती है केस डायरी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है जनरल डायरी और केस डायरी में।
तो जो केस डायरी होती है वो सिंपल ये है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी केस को हैंडल कर रहा होता है, जब कोई केस आता है, कोई मामले को सुलझा रहा होता है, तो वही केस डायरी होती है, ठीक है। और केस डायरी का पैरा है 108 और 109 केस डायरी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पुलिस डायरी में क्या क्या कथन होंगे, ये कि किए गए सभी परिवाद और आरोप, ठीक है, जो भी FIR लिखाए गए, आरोप लगाए गए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सभी के नाम, परिवादियों को नाम, उनके विरुद्ध आरोपित अपराध, आयुधों, संपत्तियों का विवरण जो उन्हें प्रदान की गई हो, साक्षियों के नाम, उन जिनकी परीक्षा की गई हो। ऐसी डायरी को मंगवाने तथा उसका निरीक्षण करने के लिए जिले का मजिस्ट्रेट स्वतंत्र होगा। और 45 के अनुसार अन्य प्रारूप में महानिरीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार को विवरणियाँ की जाएंगी। और 46 में अधिनियम के विस्तार एवं प्रवर्तन के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि पुलिस अधिनियम स्वतः प्रवर्तन से ही प्रभावशील नहीं होगा, अपितु राज्यों को इसे प्रवर्तनीय करने के लिए इसे अधिसूचित करना होगा और तदनुसार राज्य सरकार यथा आवश्यक नियम भी बना सकती है और उन्हें संशोधित, परिवर्तित या निरस्त कर सकती है, ठीक है। तो पहले हम एक मिनट जरा 44 में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया था, हमें को बताना है कि जो ये जनरल डायरी होती है, ठीक है, तो इसे मंगवाने और इसका निरीक्षण करने का राइट ओनली मजिस्ट्रेट को है, कोई भी अभियुक्त या पुलिस अधिकारी इसे नहीं मंगा सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 45 महानिरीक्षक नियत प्रारूप में महानिरीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार को विवरणियाँ प्रेषित की जाएंगी। सेक्शन 45 बताता है विवरणियों के बारे में। 46 बताता है कि 46 में अधिनियम के विस्तार एवं प्रवर्तन की परिधि के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि पुलिस अधिनियम स्वतः प्रवर्तन से ही प्रभावशील नहीं होगा, अपितु राज्यों को इसे प्रवर्तनीय करने के लिए इसे अधिसूचित करना होगा और तदनुसार राज्य सरकार यथावश्यक नियम भी बना सकती है, ठीक है। एक तरह से रूल मेकिंग पावर है स्टेट गवर्नमेंट की एक्ट को प्रभावशील करने के लिए, ठीक। 47 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि ग्राम चौकीदार के बारे में बताता है। तो 47 के अंतर्गत राज्य सरकार यह भी घोषणा कर सकती है कि राज्य क्षेत्र में जो प्राधिकार जिले का मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजनार्थ किसी ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी द्वारा अधिकारी पर प्रयोग करता है या कर सकता है, उसे पुलिस का जिला अधीक्षक भी जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि राज्य सरकार घोषणा कर सके किस संबंध में कि राज्य क्षेत्र में जो प्राधिकार जिले का मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजनार्थ किसी ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी पर प्रयोग करता है या कर सकता है, उसे पुलिस का जिला अधीक्षक भी जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन प्रस्तुत करेगा। मतलब सेम वही पावर अधीक्षक होंगे जो मजिस्ट्रेट को है, ठीक। और इसके साथ हम एक पैरा तो सेक्शन 47 के साथ हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे यूपी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 89 to 96 में ग्राम पुलिस के बारे में बताया गया है और जो कि चैप्टर 9 के अंतर्गत है। तो यह हमारा पुलिस एक्ट कंप्लीट हो गया है और हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट, जिसमें हम सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट ही आपको पैरा और चैप्टर्स बताएंगे। पूरा एक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे पैरास हैं, आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम आप सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरास ही आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।